हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मैं भूदेव शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आइए आज हम एक नई पाठ की ओर चलते हैं। आरो भाग 2 की अध्याय नंबर 16 रजिया सज्जाद जहीर द्वारा विरचित नमक नामक पाठ है। बहुत ही हिंदू मुस्लिम एकता का, सामंजस्यता, सहजता, भाईचारे की भावना को प्रदर्शित करने वाला ये पाठ है। पहले हम रजिया सज्जाद जहीर के बारे में देखते हैं कि ये लेखिका कहाँ की रहने वाली थी। 15 फरवरी सन 1917 में राजस्थान के अजमेर नामक शहर में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचना है जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी इसको दिया गया है। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 18 दिसंबर सन 1979 को। देखो इन्होंने कितनी अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमारे दृढ़ संकल्प की ही हमारी ताकत है। यदि आपने कोई संकल्प नहीं किया और दृढ़ता से कोई संकल्प नहीं किया तो आप बिल्कुल कायल हैं, ताकत हो नहीं सकती आप में। जिस व्यक्ति का कोई संकल्प नहीं है कि मुझे तो इतनी परसेंटेज होना है, घर के पास होना है, तो आप बेकार हैं। हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है, इसलिए लिखना चाहिए, लिख देख करके याद करना चाहिए। रजिया सज्जाद जहीर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि हमारे दृढ़ संकल्प की हमारी ताकत है। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमने जो किए हैं वे ही हमारी ताकत हैं, और हमारा लिखना ही हमें क्या रखता है? जिंदा रख सकता है। रजिया सज्जाद जहीर इसलिए लेखकों को बार बार लिखना चाहिए, लिखते हैं कि वे जिंदे बने रहें और वो उनकी ताकत बनी रहे। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की, यानी नॉन कॉलेजिएट रहकर उन्होंने बीए पास किया। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में क्या हुई? उर्दू निवेदक के रूप में हुई, मतलब अनुवादक के रूप में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की भी रचना की है। मौलिक सृजन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतर हो चुकी हैं। देवनागरी में भी उनकी, यानी हिंदी में भी उनकी भाषा कहानी लिख दी गई है उर्दू से। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। यहाँ जो कहानी नमक दी गई है उसके बारे में रजिया सज्जाद कहती हैं कि नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। यानी जब गदर मची, भारत का विभाजन हुआ, गदर मची, मारकाट मची, जो जिसको जो स्थान अच्छा लगता है उस जगह पर वह रह सकता है, ऐसा निर्धारित कर दिया गया कि पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान जाइए, भारत में रहने वाले भारत रहिए। मारकाट मची, खूब मारे लोगों ने एक दूसरे को, जमीन ज़्यादा ऐसा हड़प दी, है ना। तो ये इसके बाद जब पुनर्विस्थापित हो गए लोग, पुनर्वासित हो गए, पुनः बस गए, तो ऐसे निवास करने वाले लोगों की ज़मीन जायदाद पाकिस्तान में रह गई। वो यहाँ आकर रहने लग गए भारत में। भारत के लोगों की, जब भारत के लोग छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीन जायदाद, मकान सब ढोंढे सब यहीं रह गए। तो अब उनके दिलों की बात सोचिए, इस पाठ में वही बताया गया है। दिलों को टटोलने की कोशिश में अपने पराए देश प्रदेश की कई प्रचलित धाराओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या धारणाएं थी? अनेक प्रकार की प्रचलित धारणाएं थी। और पाकिस्तान तो हमेशा आरी रिश्ता रहता है भारत के नाम से।
चाकू पे धार देता है, तो कब भारत में चाकू चले और कब भारत में आरी चले, है ना। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त तो दे देते हैं और कहते हैं जिसे ले जाना गैर कानूनी है, कहते हैं दिल्ली को अपना वतन बताते हैं। इसी तरह भारत का कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि मेरा वतन तो ढाका है जी। राष्ट्र और राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और केवल मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं, स्थान स्थापित कर चुके हैं। उसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन पर नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक वास्तविकता के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया, यानी हृदय की स्वीकारोक्ति नहीं थी। एक अनचाही अलगाव, बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने जन्म स्थानों के विस्थापित तो कर दिया, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित रहेगा, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक शरतें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लेकिन लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कहना बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त हमारी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। आए समझ में? तो ये था रफ्ता रफ्ता का मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है कि क्या धर्म और मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, उसके ख़त्म हो जाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे? जब उनकी भावनाएं कितना समाप्त हो चुकी कि मेरा देश भारत नहीं अब तो पाकिस्तान है, जबकि उसका जन्म कहाँ था? पाकिस्तान में नहीं हुआ, भारत में हुआ था, है ना। और वो भारत पाकिस्तान में चला गया, अब भी भारत को मानता है, लेकिन धीरे धीरे वो भावनाएं दूर हो जाएंगी और वह पाकिस्तान को अपना वतन मानेगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है कि क्या धर्म और मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की यह पीढ़ी उनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति इतना गहरा लगाव रखेगी? उसके ख़त्म हो जाने पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा? कैसे? उसकी उम्मीद अब खत्म हो जा रही है। क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? ना बाबा, नई पीढ़ी तो और भी खतरनाक है। नई पीढ़ी तो कट्टर होती है हमारे देश में। तो ये रजिया सज्जाद दहीर ने इस पाठ के बारे में बताया है। तो पाठ प्रारंभ होता है कि अमृतसर में क्या बात हो रही है। देखिए, एक सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। एक सफ़िया है जो मुसलमान औरत है और एक सिख औरत है। उस सिख औरत को देख कर के वह सफ़िया नामक मुस्लिम धर्मावलंबी औरत, इसको मोहतरमा कहते हैं, किस तरह उसकी माँ से मिलती थी। वह सिख बीवी किस तरह से उसकी माँ से मिल रही थी। वही भारी भरकम जिस्म, शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली का रोशनी जगमगाया करती थी। यानी रहमदिली का मतलब होता है दया, करुणा का भाव हमेशा उसके हृदय में चमकता रहता था। ऐसी थी वो शरीर, ऐसी दिखाई देती थी शरीर। चेहरा जैसे कोई खुली किताब हो, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में उड़ा करती थी, ऐसा ही उड़ करके वो सिख बीवी आ जाई थी। जब सफ़िया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, मोहब्बत यानी प्रेम, इसने प्यार
से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा कि ये कौन है। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से देखा तक नहीं। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उन्हें बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाना और नफीस कपड़ों के शौकीन। उम्दा यानी अच्छा, श्रेष्ठ, अच्छा खाना खाते हैं, नफीस यानी स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, सैर सपाटे के रसिया सैर सपाटा करने जाते हैं, पर्यटन घूमने जाते हैं। जिंदा दिली की तस्वीर, बिल्कुल जिंदे दिल वाले। कीर्तन होता रहा, वे धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। देखो भावना उनकी कितनी प्यारी है। भारत में जब विभाजन हुआ भारत का तभी आए थे, लेकिन फिर भी दिल में क्या है, लाहौर भरा है। फिर पाठकों के से कुछ सितारे, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर जब लाहौर की याद आई तो अपने देश से बिछड़े भारत में आकर रहने लगे। आंसू टपक गए आंखों से और उसके दुपट्टे पर गिर पड़े। पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियां आंचल में समा गई। वो सफ़ेद जो दुपट्टा था उसमें समा गई। बातें आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर करके फिर उसी जगह पर आ जाती। साड़ा लाहौर। क्या? साड़ा लाहौर। साड़ा का मतलब सुंदर, साड़ा का मतलब खूबसूरत, लाहौर, और साड़ा का मतलब हमारा। दो अर्थ हैं। अब आप कौन सा अर्थ यहाँ पर लगाना चाहेंगे वो आप अर्थ लगा सकते हैं। साड़ा का मतलब होता है सुंदर, साड़ा का मतलब होता है खूबसूरत, और साड़ा का मतलब होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा अर्थ लगाएंगे कि हमारा लाहौर। साड़ा गाली नहीं है, पत्नी का भाई साड़ा गाली नहीं है। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देने लगी। इस साफिया नहीं है, सफिया है, करेक्शन कर लेना है। सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, विदा होने लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा कि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी थी सिख बीबी। हिचकिचाकर बहुत ही धीरे से बोली, अगर ला सके तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। अब देखिए, हमारे भारत में लाहौरी नमक का मतलब समझते हो आप? सेंधा नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक, सेंधव नमक, लाहौरी नमक। लाहौर में जो समुद्र है उससे बनाया जाता है लाहौरी नमक, जो हमारे यहाँ फलाहार के रूप में जब एकादशी का व्रत रहते हैं या कोई भी व्रत रहते हैं उसमें नमक का प्रयोग करते हैं, तो वे सेंधा नमक का ही प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो आप? तो लाहौर में अच्छा है। अब उस पर रोक लगी हुई है सेंधे नमक पर, तो क्या तो ला सकती हो तो क्या लाना, थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। 15 दिन यहीं गुजर गई, पता ही नहीं चला। पहुँच गई साहब पाकिस्तान सफिया। जिम खाने की सामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारी, उनका बस चलता तो अपनी पिछड़ी हुई परदेसन बहन के लिए कुछ क्या न कर बैठते। दोस्तों अजीज़ों की हालत तो यह है, प्रियजनों की हालत तो यह हो गई कि कोई कुछ ला रहा है तो कोई कुछ ला रहा है, कहाँ रखें, कैसे रखें, क्यों रखें, ऐसे बेचारे सफिया के मन में उतरे। मतलब इतनी गिफ्ट आ गई उसको कि कैसे ले जाएंगे इसको भारत में। जब आप अपने प्रिय के जब घर में जाओगे ना, पुराने बिछड़े हुओं के घर में जाओगे, तो आपको कितना देंगे लोग, ये ले निकी, तू ये ले जा, ये सामान रख, ये रख, ये रख, ये भी तेरे काम का, ये भी तेरे काम का। खुश हो जाएगा। ऐसे इतना सामान दे दिया उसको। सबसे बड़ी समस्या तो थी तो कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई शेर भरा लाहौरी नमक था, क्योंकि उस नमक पर रोक लगी हुई थी। पाकिस्तान से भारत में नहीं ला सकते थे उसे। सफिया का बड़ा भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि ठीक जवाब देगा, सही समझा सकेगा, या पूछूं।
चुपके से पूछने लगी, भैया नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकती, गैर कानूनी है, गलत है, कानून के विरोध में है। और नमक, आप नमक का करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत सारा नमक आया है, भारत में तो बहुत सारा नमक है, क्या करोगे आप इस नमक का? वह झुंझला गई। मैं हिस्से वर्षे की बात नहीं कह रही हूँ, मैं हिस्से वैसे की बात नहीं कह रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। अब माँ की बात जब आई ना तो भैया को मालूम था कि माँ तो पहले ही मर गई, ये कौन सी माँ की बात कर रही है। भाई की समझ में नहीं आया कि माँ का क्यों जिक्र किया इसने। वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाते हुए भैया ने कहा कि देखिए बाजी, देखिए बहन जी, बाजी यानी बहन, आपको कस्टम से गुजरना है, कस्टम पार करके जाना है ना, BSF से नहीं, कस्टम से। कस्टम का मतलब होता है कोई भी विदेशी विषय वस्तु देश में घुसती है तो उसका टैक्स देना पड़ता है, लीगल है इनलीगल है जानना पड़ता है, तो कस्टम से गुजरना पड़ेगा आपको। और अगर एक भी चीज़ जैसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो अब भगवान से लगाया जा रहा था, तो बिगड़ करके सफिया बोली, निकल आने का मतलब क्या मैं चोरी करके ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? अरे मैं तो दिखा के ले जाऊंगी, जत्ता के ले जाऊंगी कि देख नमक लेके जा रही हूँ। फिर भाई बोला, भाई ये तो बहुत गलत काम है, आप तो गलत करेंगे, आप तो ये कानून की दृष्टि में ऐसा कुछ कहना जा रहा था कि बीच में, अरे फिर भाई कानून कानून कहे जा रहे हो, क्या ये कानून हुकूमत के ही होते हैं, सरकार के ही होते हैं क्या ये कानून? कुछ मोहब्बत, कुछ मुरब्बत, कुछ आदमियत, कुछ इंसानियत, यानी ये सब कानून तुम्हारी सरकार के ही बनाए हैं क्या? ये कानून कोई और नहीं होते क्या? जब आप कानून 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 कहे जा रहे हो हैं, तो कानून इंसानियत के नहीं होते, भाईचारे के नहीं होते, संकोच के नहीं होते। मुरब्बत यानी संकोच की भावना, आदमियत यानी मानवता, इंसानियत यानी इंसानियत, मोहब्बत यानी प्रेम, इनका कानून नहीं होता क्या? ये इसको नहीं जानते क्या कानून? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन नहीं होते, समझे? ऐसे अपने भाई को समझा रही है। कौन? सफिया। फिर भाई बेचारा क्या करें? भाई बोला, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, आपकी तरह कवि भी नहीं होते, लेखक भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है जी। क्या करनी होती है? उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। ऐसे भाई बोला। अब वो थोड़ी धीमी पड़ी और उसने कहा, अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी नहीं करें? अरे एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, और वह भी कुछ पैसों का। शौक से देख लें, मैं कोई सोना चांदी तो ले नहीं जा रही, कोई स्मगल का सामान तो है नहीं, तस्करी का सामान तो है नहीं, नंबर 2 का सामान तो है नहीं, ब्लैक मार्केटिंग का सामान तो है नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? भैया ने कह दिया। आप ठहरी अदीब, साहित्यकार, और सभी साहित्यकारों का दिमाग थोड़ा सा जरूर खिसक जाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप ले नहीं जा पाएंगी नमक, बदनामी होगी जो मुफ्त में हमारी होगी। आगे आप कस्टम वालों को कितना जानती है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जानूं या न जानूं, पर इंसान को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, कि दिमाग खिसको हमारो, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम साहित्यकारों की तरह खिसक गया होता तो ये दुनिया कुछ दूसरी जगह होती भैया, समझे? इस तरीके से सफिया ने अपने भाई को समझा दिया। लेकिन बात तो बिल्कुल सही थी भाई की, कि ले नहीं जा सकते आप, कानून के खिलाफ था, कानून के द्वारा रोक लगी हुई थी उस पर, उसको ले नहीं जा सकते आप किसी भी कंडीशन में, है ना? तो ये स्थिति उत्पन्न। तो सफिया अपने मन में थोड़ा सा दुखी हो रही है, बेचैन भी हो रही है कि बात भाई की सही है। मारे गुस्से से उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे जिनको उसे रवाना होना था, सुबह के लिए बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रखा गया था, इसलिए उसे सारी पैकिंग अब रात को ही करनी थी।
कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। उधर इधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस में बंद करके वह सामान बांधने लगी और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे। कीनू जानते हो किसे कहते हैं? संतरा और माल्टा से मिलकर के कीनू बनता है, बिल्कुल गोल मटोल चिकना, है ना। नहीं तो संतरा कहलाता वो और नहीं माल्टा कहलाता। माल्टा कैसा होता है? माल्टा जो खरबूजा होता है ना, छोटा वाला सफ़ेद, इतना मोटा माल्टा होता है संतरा पाकिस्तान का, यानी सऊदी अरब का। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदा होता है ये। तो माल्टा और संतरा होता है हमारे भारत में। तो संतरा और माल्टा से मिला करके संक्रमण करवा करके एक पौधा तैयार किया जिसको कहते हैं कीनू। वो भारत में होता है, वो पाकिस्तान में पैदा होता है। तो एक तो उसकी बात थी कि इस कीनू को कहाँ रखें। दूसरा था तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा संतरे की तरह नाजुक कोमल। और दूसरी थी बस नमक की पुड़िया। अब इन दोनों को कैसे ले जाए समस्या थी। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे काम करने लगी कि नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे ले जाएं। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टमर वालों के सामने सबसे पहले ऐसे ही रख दें कि देखो साहब हम नमक ले जा रहे हैं, लेकिन अगर कस्टमर वालों ने नहीं जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया है वहाँ अमृतसर में। हम अपने को सैयद कहते हैं, पठान होते हैं सैयद। फिर वादा करके झुटलाने का क्या मतलब? जान देकर भी हम वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख भी लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी अभी तो उधर से आ रही थी, आते वक्त तो किसी ने भी नहीं देखी, और इधर से भी जा रही थी, उधर से केले, इधर से कीनू, सब भी ला रहे थे, ले जा रहे थे। ये ठीक है, कीनुओं की टोकरी में नमक की पुड़िया नीचे नीचे रख देंगे, ऊपर से कीनू रख देंगे और टोकरी को उठा के दे देंगे, कोई नहीं देखेगा। ऐसा विचार करके बस हो गई, मिला गई उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली कर ली और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की नीचे नीचे रख दिया। और एक बार झाँक करके उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने किसी प्यारे को अपनी कब्र की गहराई में उतार दिया। कुछ देर ऊँकड़ू बैठकर पुड़िया को देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी जांग चीर करके उसमें हीरा छिपा लेता था और देवता और खौफनाक भूत जिंद राक्षसों से मुकाबला करता हुआ और सीमा पर पहुंच जाता था। इस जमाने में यदि ऐसी कोई तरकीब होती तो मैं भी क्या करती, अपना दिल चीर कर उसमें नमक छिपा लेती, लेकिन ऐसी कोई तरकीब नहीं है। उसने एक आहा भरी, ऐसी कोई तरकीब है नहीं। फिर वह कीनुओं को एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़ दिए, कहा कि अब काम होगा, अब कोई काम नहीं है। और सूटकेस पलंग के नीचे खिसका दिया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराने रख ली और लेटकर चद्दर ओढ़ ली, दौड़ ओढ़ ली, सौड़ ओढ़ ली। मतलब रात को देखो, अब स्वप्न आ रहा है, रात को कुछ 1:30 बजे मार्च की सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी दिखाई दे रही थी। खिड़की के करीब लगा चंपा चमेली, ये पेड़ पौधे हैं, इस पर एक घना चंपा का पौधा था। सामने की दीवार पर पत्तियों से आंखें लड़ा रहा था। कभी किसी तरफ से तो कभी किसी की दबी हुई खांसी की आहट आती ऐसे। दूर से किसी कुत्ते की भौंकने की या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। ये पाकिस्तान की पहचान है, खांसना, खकारना और कुत्तों का रोना और चौकीदार की सीटी की आवाज़, फिर सन्नाटा। यह था पाकिस्तान। यहाँ उसके 3 भाई सगे 3 भाई थे, बहुत चाहने वाले थे, दोस्त। बाप की कब्र भी यहीं थी, बाप भी यहीं मरा था लाहौर में। नन्हे नन्हे भतीजे और भतीजियों की तो भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी भोलेपन से पूछती थी, बुआ जी आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं?
छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं उससे कि फूफी जान आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं, बुआ जी आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी, एक सीमा थी, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, सो गई, नींद आ गई, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, एक साल बाद पहले से तो आ भी नहीं सकती, और यह भी हो सकता है कभी नहीं आ सकती, ऐसा विचार उसके मन में आ रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, सोने लगी। फिर उसने एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिए व आंचल लहराता हुआ देखा, सफ़ेद दुपट्टा वाला एक छाया देखी उसमें कि वो दुपट्टा लहरा रहा है उसका किसी का, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर है। ये बात उससे दूधिया आंचल वाली उस सिख बीवी से बात कर रही थी ना, वो सिख बीवी दिखी उसको। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, इकबाल साहब का दरगाह मतलब कब्र, और लाहौर का किला दिखा। किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें दिखी, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा दिखा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा दिखी, और उस हवा में रची हुई इस मौला श्री की खूबसूरत और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे बेजान परछाई हो, वो दिखे उसको। और उससे कह रहे हैं, एक कह रहा है उससे, क्या कह रहा है, तो तुम कल चली जाओ, वो कह रही है हाँ चली जाओ। वो कह रहा है अब कब आओगी, वो कह रही है मालूम नहीं, शायद अगले साल आऊँ, शायद कभी नहीं आऊँ। अचानक उसकी आँख खुल गई। क्यों खुल गई? कि शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह है कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से भरे हुए टोकरी पर पड़ गया, रसीले ठंडे कीनू, जिसको देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में पहुंच गई। अब आगे रेलवे स्टेशन पर दूसरे दिन वेटिंग रूम में बैठी है, फर्स्ट गेट के में। दिल्ली का टिकट उसके भाई ने दे दिया। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए हुए, कीनियों की टोकरी पर निगाहें जमाए हुए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वे ही जानती है कि टोकरी के नीचे नमक छिपा हुआ है। अब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला गया। एक कपकपी सी लगी उसको, झिरझिरी सी आई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा अब चोरी से नहीं ले जाएंगे, अब इसको छिपा कर नहीं ले जाऊंगी, इसको कस्टम वालों को दिखाऊंगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, अपने पर्स में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर के रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की ओर बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला शरीर, खिचड़ी बाल, आंखों पर चश्मे। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने हुए थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी, लग नहीं रहा बहुत ही मतलब कस्टम जैसे। सफ़िया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसने नज़र भरकर उसे गौर से देखा, ऊपर से नीचे देखा उसने, कितनी बड़ी क्या है, और उसने कहा फरमाइए, कहिए। उसने लहजे से सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी, इस तरीके से बोला वो बड़े प्रेम से, तो उसने हिम्मत होगी उसकी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर से गौर से देखा सफ़िया को। मेरा वतन तो दिल्ली है। फिर क्या कहा उसने कस्टम अधिकारी ने कि मेरा वतन तो दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती है, अपने प्रियजनों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं, आपको तो शायद इधर आए बहुत दिन हो गए। जी, जब पाकिस्तान बना था ना तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो जी दिल्ली है। अब देख लीजिए, वो पाकिस्तान के विभाजन पर वो पहुँचा, फिर भी अपने वतन को दिल्ली बता रहा है ना। और ये पहुँचे तो अपने वतन को लाहौर बता रही है। तो किस प्रकार से एक दूसरे की भावनाएं सब तरह से एक है, लेकिन ये तो सरकार, नेता लोग भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करते हैं।
हृदय में, दोनों ही देशों के लोगों के हृदय में भाईचारे की भावना, एकता की भावना, समानता की भावना भरी पड़ी। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इसका शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।